नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों, इसमें हम आज की वीडियो हम लेकर आए हैं एस्टेट सीटेट डीएसएसबी और अदर्स एग्जाम में आने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो इसमें बार बार और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछने वाले प्रश्न है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरह ये एक सीरीज वीडियो चलेगी जिसमें चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे ताकि आगामी एस्टेट में भी आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो कौन सी जो समस्या है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, यानी कि शैक्षिक पिछड़ापन। ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। बाकी जो चीजें हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, उसके अदर कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि 4 क्षेत्र हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मनोविज्ञान से संबंध नहीं है या उसके अंतर्गत नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिक मनोविज्ञान, यानी कि पर्सनल साइकोलॉजी का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो ये उपयोगी नहीं है। बाकी सभी तीनों जो कथन है उनमें शिक्षा मनोविज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो ये कथन जो है किससे संबंधित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये वाटसन का कथन है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि इनमें से कौन सा मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्र नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, राजनीतिक मनोविज्ञान। इसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये किसका कथन है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, फावेल ने ये कहा है कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने में की एक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। ये कथन किसका है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। प्रश्न नंबर 8 है, मनोविज्ञान का उपयोग उपयोगी है, यानी कि मनोविज्ञान किस चीज के लिए उपयोगी है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि शिक्षक के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और विद्यालय के जो प्रशासक हैं उनके लिए, सभी के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 9 है, अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, यानी कि जो अवलोकन विधि होती है उसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक किसके लिए करते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, बच्चों के व्यवहार के आकलन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है? यानी कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका जनक कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सुकरात। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की एक विशेषता है। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का तत्व है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। उपरोक्त तीनों जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोगी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं होती? यानी कि पेडागोजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, अमूर्तीकरण और एवं सामान्यकरण का विज्ञान, ये गलत है। बाकी शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, ये भी पेडागोजी की परिभाषा है। शिक्षण एवं अधिगम की कला और विज्ञान,
शिक्षक, शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। प्रश्न नंबर 15 है, जर्मनी के विलहेम वुंट जाने जाते हैं। तो जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक हैं विलहेम वुंट, वो किस लिए जाने जाते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इनमें दिए गए ऑप्शनों में कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जॉन डीवी का मनोविज्ञान से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, ग्रीक भाषा के बाद शब्द साइको का अर्थ क्या है? यानी कि साइको शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ग्रीक भाषा में साइको का अर्थ आत्मा है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो ये 4 क्षेत्र हैं, कौन सा मनोविज्ञान में शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, आर्थिक मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 19 है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है? यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन कहा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये वाटसन का कथन है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न आगामी सीटेट, एस्टेट और अन्य जो टीचर भर्ती परीक्षाएं सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें आगामी जो वीडियो आएगी उसमें आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट बाल मनोविज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 20 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, यानी कि आज के समय मनोविज्ञान क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षक को इसलिए करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन ताकि, यानी कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो अभी हमने पढ़ा था, ये ऑप्शन बी ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, जिसमें साइको का अर्थ आत्मा है। प्रश्न नंबर 23 है, मनोविज्ञान का अध्ययन, तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उससे सहायता करता है। तो एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो ये क्या सहायता करता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में मनोविज्ञान उपयोगी है। प्रश्न नंबर 25 है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? यानी कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा जो सामाजिक गुण है वो किस विधि से विकसित हो सकते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, यानी कि कब मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों, प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 27 है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि? तो क्यों नहीं कर सकता एक अध्यापक? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, तो इसलिए एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 28 है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र क्षेत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति, ये शिक्षा मनोविज्ञान की नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये किसका अध्ययन करता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो कौन से कथन से हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे उचित ढंग से समझ में आएगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, यह शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसकी प्रकृति वैज्ञानिक क्यों मानी जाती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। और प्रश्न नंबर 33 और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार प्रश्न आपको आगामी वीडियो में चैप्टर वाइज मिलेंगे चिल्ड्रन साइकोलॉजी के,
जो एस्टेट, सीटेट और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? यानी कि पहली बार मनोविज्ञान का जो अध्ययन था वो किस विषय के लिए किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, आत्मा का अध्ययन करने के लिए। धन्यवाद।